गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो। मैंने आपके टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बना दिए हैं बच्चों। ये 10-10 मिनट के वीडियोस आप देख लोगे तो उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में कैपेबल हो जाओगे। ठीक है बेटा। तो चूंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं हाफ ईयरली के, और एग्जाम्स में आप लोग जो है वो लाइव क्लास के अंदर बहुत ज्यादा एक साथ नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि लाइव क्लास में मैसेजेस भी आ जाते हैं बीच बीच में, उनको रिप्लाई भी करना पड़ता है। इसलिए इसका तरीका मैंने ये ढूंढा है कि मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक के वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, आपको इन्हें क्लास से पहले देख लेना है। ठीक है बेटा, ओके। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था किंगडम मोनेरा, और किंगडम मोनेरा मैंने आपको कुछ मेंबर्स बताए थे बेटा। उनमें अपन ने पढ़े थे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, जिसमें से मैं आपको आर्कीबैक्टीरिया के बारे में बता चुका हूं और बैक्टीरिया के बारे में भी काफी हद तक बता चुका हूं। थोड़ा बहुत जो बैक्टीरिया का टॉपिक बचा हुआ है वो आज की क्लास में लाइव में हो जाएगा। तो आज अपन साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं। बच्चों, साइनोबैक्टीरिया जो है ये पहले बैक्टीरिया के साथ नहीं रखे जाते, पहले इन्हें एल्गी यानी शैवालों के साथ रखा जाता था। हिंदी में हम इन्हें कहते हैं साइनो जीवाणु। आप देख रहे हो ये साइनो जीवाणु, ठीक है। तो ये जो आपके साइनोबैक्टीरिया हैं, ये साइनोबैक्टीरिया पहले क्या कहलाते थे? साइनो जीवाणु। इन्हें तब बोला गया जब इन्हें बाद में किनके साथ रखा गया? जीवाणुओं के साथ रखा गया। पहले इन्हें किनके साथ रखा जाता? पहले इन्हें शैवालों के साथ रखा जाता था, और उस वक्त इन्हें क्या कहा जाता था बेटा? उस वक्त इन्हें कहा जाता था नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये बेटा ब्लू ग्रीन जो वर्ड है वो इनके कलर की वजह से, और कलर इनमें क्यों होता है? क्योंकि इनमें कुछ पिगमेंट वर्णक होते हैं। वर्णक जैसे आपको पता है, आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा या आपने क्लोरोफिल का नाम सुना होगा। ये सब वर्णक होते हैं जो किसी कोशिका में रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है बेटा। तो उस साइनोबैक्टीरिया के पास भी ऐसे कुछ वर्णक होने के कारण इनमें कलर होता था, और इनकी प्रकृति शैवालों से मिलती थी, इसलिए इन्हें नीलहरित शैवाल भी कहा जाता है। ठीक है। अब अभी अभी मैंने आपको बताया कि इनमें वर्णक होता है। वर्णक हरे पौधों में भी होता है, तो इनमें भी उच्च पौधों की तरह वर्णक होता है, लेकिन कौन सा? क्लोरोफिल नाम का वर्णक होता है। और उसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ओके। तो दो बातें आपको समझ में आई। पहले इन्हें शैवालों के साथ रखते थे, नीलहरित शैवाल कहते थे। दूसरी बात, इनके अंदर हरे पौधों के समान वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल। कौन सा वाला? क्लोरोफिल ए। ठीक है। अब जब वर्णक होगा तो आपको पता है इसी क्लोरोफिल के कारण हरे पौधों में हरा रंग भी होता है, और इसी क्लोरोफिल के अंदर एक क्षमता होती है कि ये प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण कर सकता है। ठीक है। तो प्रकाश की ऊर्जा के अवशोषण की इस क्षमता के कारण हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपने को पता है। और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कह देते हैं। तो बेटा ये जो आपके साइनोबैक्टीरिया हैं ये भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति कैसी है? प्रोकैरियोटिक प्रकृति है। अभी आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंतर पूरी तरह नहीं पता, लेकिन याद करो मैंने आपको कहा था प्रोकैरियोट वो जीव होंगे जिनके अंदर केंद्रक सुविकसित नहीं होगा, अर्थात झिल्ली से परिबद्ध केंद्रक नहीं होगा, जिसमें केंद्रक के चारों ओर मेम्ब्रेन यानी झिल्ली नहीं होगी, वो प्रोकैरियोट होते हैं। तो इसी कारण से इन साइनोबैक्टीरिया को भी प्रोकैरियोट कहा गया है, और इसलिए इन्हें पहले तो अपन कहते थे ब्लू ग्रीन एल्गी, आजकल इन्हें साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है। बैक्टीरिया से समानता के कारण ऐसा बोला जाता है। ठीक है। तो ये भी प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोट्स होते हैं। बिल्कुल क्लियर बात। आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोट हैं तो आप क्या बताओगे? साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, ये मैं आपको बैक्टीरिया वाले टॉपिक में आज बता दूंगा। ओके। अब साइनोबैक्टीरिया की संरचना कैसी कैसी हो सकती है बेटा? तो कई तरह की होती है। आमतौर पर आपके जो मोनेरा है वो हम क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। पर आपको पता है ये बायोलॉजी है, और बायोलॉजी में अपवाद हमेशा होते हैं। इसलिए साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक कोशिकीय तो होते ही हैं, साथ में निवही भी होते हैं। अब आप कहोगे साहब ये निवह क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं बेटा, निवह को अंग्रेजी में तो कहते हैं कॉलोनियल। क्या कहते हैं? कॉलोनियल। और ये कब बनती है? जब बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं और स्थायी रूप से साथ रहना प्रारंभ कर देती हैं, तो ऐसी संरचना को हम क्या कह देते हैं? ऐसी संरचना को हम कॉलोनी कह देते हैं, निवही। ठीक है। तो निवही कॉलोनियल का मतलब आप समझ गए, निवही होती है। तंतुमयी, तंतु कैसा होता है बेटा? तंतु हमेशा होता है जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं लंबाई में जुड़ी होती हैं। ये देख रहे हो आप, ये एक संरचना आप देख रहे हो ऐसे,
ये देखो इसमें बहुत सारी कोशिकाएं जो है वो लंबाई में जुड़ी हुई हैं। तो ये कोशिकाएं सिंगल सेल हैं, सब सिंगल सेल लंबाई में आपस में जुड़ी हुई हैं। चौड़ाई इनकी एक सिंगल सेल के बराबर है, एक कोशिका के बराबर चौड़ाई है, लेकिन लंबाई इनकी कई कोशिका के बराबर है। तो सिंगल सेल्ड थिक और मल्टी सेल लॉन्ग, एक कोशिका मोटी और कई कोशिका लंबी संरचना को हम तंतु कहते हैं। आगे चल के हम इसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे फिलामेंट, और एक और शब्द इस्तेमाल करेंगे ट्राइकोम। ठीक है, तो संरचना के आधार पर आपको क्या समझ में आया? साइनोबैक्टीरिया तीन तरह के हैं, या तो सिंगल सेल का होगा एक कोशिकीय, या एक साथ कॉलोनी बना सकता है, या तंतुमय होगा। और आवास के आधार पर क्या देखा आपने? आवास के आधार पर आप क्या कह सकते हो? आवास के आधार पर बेटा ये जल में रह सकते हैं। ज्यादातर साइनोबैक्टीरिया बेटा जल में ही रहते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया कभी कभी स्थल पर भी देखे जाते हैं, जैसे आपकी नम भूमि होती है या जहां काई जमा होती है, ऐसी जगहों पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब अधिकांश, इनमें से भी अधिकांश क्या होते हैं? इनमें से भी अधिकांश कैसी संरचना रखते हैं? तंतुमय रखते हैं। और तंतुमय संरचना कैसी होती है? इस तरह से कई कोशिका लंबी और एक कोशिका मोटी। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्या क्या जाना हमने? इन्हें नील हरित शैवाल कहते हैं। हरे पौधों के समान इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कौन सा? क्लोरोफिल ए। ये प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोट होते हैं। इनमें एक कोशिका मिल सकती है। ये निवही हो सकते हैं, तंतुमय हो सकते हैं, जलीय या स्थलीय हो सकते हैं। शैवालों जैसे होते हैं, शैवाल का चैप्टर आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा शैवाल क्या है। और अधिकांशतः संरचना में तंतुमय होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े। ठीक है, देखो अब अपन आते हैं साइनोबैक्टीरिया के कुछ उदाहरणों पे। तो कुछ खास फेमस उदाहरण है बेटा साइनोबैक्टीरिया के, उनके नाम यहां पर मैंने इस्तेमाल किए हैं। जैसे नोस्टॉक, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से एनाबीना, ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकारी है। ऑसिलेटोरिया महत्वपूर्ण तंतुमय जीवाणु है। स्पाइरुलिना प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। ये सारी बातें अपन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें अपन इनके बारे में डिस्कस करेंगे आगे भी। तो देखिए अपन यहां पर बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल में नोस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, स्पाइरुलिना, ऐसे उदाहरण इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, और भी कई सारे होते हैं, लेकिन ये मेन है जो कई जगह इस्तेमाल होंगे। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण करने वाले ये प्रोकैरियोट हैं। आपको पता है ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं। आपको मालूम है हरे पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे बता दूं कि इनसे पहले जीवाणुओं ने भी प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ किया था, और जीवाणु के प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती थी। इसलिए मैंने लिखा है इनके प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन त्यागी जाती है। आमतौर पर हरे पौधे ऐसा करते हैं, और आपके साइनोबैक्टीरिया भी ऐसा करते हैं कि इनके प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का त्याग किया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन त्यागी जाती है। ओके, और सबसे पहले ऑक्सीजन का त्याग करने वाले जो प्रकाश संश्लेषी जीव थे वो साइनोबैक्टीरिया ही थे। ध्यान रखना, आते हैं सबसे पुराने, आदिम या प्रथम ऑक्सीकारी। ऑक्सीकारी क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकल रही है और प्रकाश संश्लेषी तो है। सबसे पुराने, आदिम, प्रथम ऑक्सीकारी प्रकाश संश्लेषी जीव हैं साइनोबैक्टीरिया। समझ में आ गई? साइनोबैक्टीरिया की एक और खास बात कि इनके प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है, और सबसे पहली बार ऑक्सीजन त्यागने वाले जीव यही थे। ठीक है, ओके। साइनोबैक्टीरिया की जो कोशिका है बेटा, इसका जो जीव द्रव्य है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है केंद्र में एक सेंट्रोप्लाज्म और परिधि पर एक केंद्र में होता है सेंट्रोप्लाज्म और परिधि पर होता है क्रोमोप्लाज्म। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक चित्र से बताने की कोशिश करता हूं। इस तरीके से देखिए, यहां पर अगर एक कोशिका होती है तो उस एक कोशिका के अंदर सेंटर में इनका डीएनए होता है। ठीक है, इस तरीके से इनका डीएनए होता है, और डीएनए के चारों ओर का जो साइटोप्लाज्म होता है, डीएनए के चारों ओर का जो साइटोप्लाज्म होता है, आप ये मान लीजिए कि वो एक तरह से कलरलेस होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत लाइट कलर से उसको दिखा रहा हूँ। एक तरह से येलो कलर जो आपको दिख भी नहीं रहा होगा, ये ऐसा होता है, लाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? क्रोमोप्लाज्म। और क्रोमोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? गुणसूत्री पदार्थ। ये गुणसूत्री पदार्थ लिखा हुआ है, देखो क्रोमोप्लाज्म में गुणसूत्री पदार्थ पाया जाता है। गुणसूत्री पदार्थ का मतलब ये डीएनए जो है केंद्र में, ये डीएनए यहाँ पर होता है। और परिधि की ओर क्या होता है? यहाँ पे देखो, परिधि की ओर अगर अपन बात करें तो परिधि की ओर यहां पर होता है आपका, आप बोल दोगे कि परिधि की ओर होता है यहां पर क्रोमोप्लाज्म। क्रोमो शब्द का मतलब ही कलर से होता है बेटा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि बेटा इस तरीके से यहां पर झिल्ली की बनी हुई कुछ संरचनाएं मिलती हैं, और उन झिल्ली की बनी हुई संरचनाओं पर क्या होता है? पिगमेंट होते हैं, ऐसे पिगमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये परिधि वाले के पास तो पिगमेंट होते हैं, और ये परिधि वाले के पास, जिसके पास पिगमेंट होते हैं, ये तो क्या कहलाता है? ये तो कहलाता है क्रोमो। क्या कहलाता है? क्रोमो। और ये जो सेंटर में जिसके पास आप देख रहे हो कोई कलर नहीं है,
ये कहलाता है सेंट्रो। इस तरीके से यहाँ पे दो तरह के आपके पास होते हैं साइटोप्लाज्म। साइनोबैक्टीरिया की कोशिका में दो तरह के साइटोप्लाज्म होते हैं, एक तो केंद्रीय वाला, ठीक है, एक तो कौन सा केंद्रीय वाला, केंद्रीय सेंट्रोप्लाज्म, और एक परिधि वाला वर्णक युक्त बोल रहे हैं अपन इसको क्रोमोप्लाज्म। तो सेंट्रोप्लाज्म सेंटर में है, कलरलेस है, और क्रोमोप्लाज्म परिधि पर है। परिधि को अंग्रेजी में पेरिफेरी बोलते हैं, पेरिफेरल है और कलरफुल है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोशिका द्रव में दो हिस्से हैं, केंद्र वाला हिस्सा जो है ये कलरलेस है और परिधि वाला हिस्सा जो है ये कलरफुल है। कलरफुल वाले को क्रोमोप्लाज्म और कलरलेस वाले को सेंट्रोप्लाज्म बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया की अगर अपन बात करते हैं तो बच्चों साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इनके कॉलोनी, जो कॉलोनी होती है, यानी कि जब एक साथ कई सारी कोशिकाएं मिलकर इकट्ठी हो जाएंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कॉलोनियल। तो या तो इनकी कॉलोनी और या फिर इनके तंतु। हमने पिछले वाली स्लाइड में दोनों चीजें देखी है, ये देखो, ये हो गई आपकी कॉलोनी, ठीक है, ये आपके, ये तो आपके इसमें क्या देख रहे हो आप, ये तो हो गई कॉलोनी और ये हो गया आपका तंतु। इन दोनों के चारों ओर क्या देखने को मिलता है बेटा, मैं आपको यहां दर्शा भी दूं, इनके चारों ओर इस तरीके से आपको देखने को मिलती है एक जिलेटिन का एक आवरण देखने को मिलता है। इसको अपन थोड़ा सा गहरे रंग से दिखाते हैं तो बात समझ में आएगी। इस तरीके से एक जिलेटिन शीट मिलती है इनके चारों ओर, ऐसे 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 ऐसे, ये देखो ऐसे एक जिलेटिन का आवरण इनके चारों ओर मिलता है, ठीक है। तो इनकी कॉलोनी या तंतु के चारों ओर आपको क्या मिलेगा, आपको इस तरीके से एक जिलेटिन की शीट मिलेगी। ये जिलेटिन का मतलब होता है श्लेष्मा जैसी, बिल्कुल जो चिपचिपी लसलसी होती है, जैसे आप भिंडी काटते हो तो आपने देखा होगा कि एक तरल सा छूटता है, ये ऐसा तरल जो है ये जिलेटिनस कहलाता है, ठीक है। तो कॉलोनी हो या तंतु हो, इनके चारों ओर आपको क्या मिलेगा, कॉलोनी हो या तंतु हो, इनके चारों ओर एक जिलेटिनी आवरण मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि साइनोबैक्टीरिया के निवह या तंतु, तंतु को अंग्रेजी में ट्राइकोम बोला जाता है। ट्राइकोम का मतलब ही तंतु है, फिलामेंट भी बोलते हैं, ट्राइकोम भी बोलते हैं। इसके चारों ओर एक जिलेटिनी, ये जिलेटिनी है बेटा, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, जिलेटिनी आवरण से ये घिरे रहते हैं, ओके। अब बेटा जब पानी में ये विकसित होते हैं तो पानी में क्या करते हैं, पानी में बहुत तेजी से फैल जाते हैं। आपने देखा होगा पानी में काई जमा हो जाती है बहुत खतरनाक तरीके से, तो वो जो काई होती है उसको कहा जाता है जल प्रस्फुटन। पानी के अंदर साइनोबैक्टीरिया क्या कॉज करते हैं, जल प्रस्फुटन या वाटर ब्लूमिंग। ये एक महत्वपूर्ण बात है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है ये आप याद रखना चाहो तो ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये कि एक सागर है बच्चों, दुनिया में तरह तरह के सागर है, आपने नाम सुना होगा हिंद महासागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर। तो बच्चों उसमें से एक जो लाल सागर है उसका जो लाल रंग है वो वहां मिलने वाली एक नील हरित शैवाल के कारण ही होता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, और उसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रम। ये याद रखने वाली चीज है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना ध्यान रख सकते हो कि लाल सागर का लाल रंग जो है वो एक नील हरित शैवाल के कारण है। और नील हरित में जरूरी नहीं कि हमेशा हर रंग नीला और हरा हो, रंग लाल भी हो सकता है, कारण मैं आपको बताऊंगा। कुछ साइनो जीवाणु जो होते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं, उसके लिए इनमें एक विशिष्ट कोशिका होती है हेटेरोसिस्ट। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे आपने अभी एक साइनोबैक्टीरिया देखा था, तो इनके अंदर क्या होता है, एक कोशिका जो होती है, एक कोशिका जो इनके अंदर होती है वो कैसी हो जाती है, मोटी भित्ति युक्त हो जाती है। एक कोशिका मोटी भित्ति युक्त हो जाती है और ये मोटी भित्ति युक्त कोशिका यहाँ क्या कहलाती है, हेटेरोसिस्ट कहलाती है। मोटी भित्ति युक्त ये कोशिका क्या कहलाती है, हेटेरोसिस्ट कहलाती है। और बच्चों इस हेटेरोसिस्ट का उपयोग नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में होता है, और यही कारण है कि आपके साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के कारण ये पौधों के साथ सहजीवी रूप में जब रहते हैं, जैसे यहां लिखा हुआ है साइनो जीवाणु कई पौधों के साथ सहजीवी रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, पौधों के साथ रहते हैं, जैसे कि फर्न के साथ, जैसे कि कुछ आपके एंजियोस्पर्म पौधे भी हैं, जैसे कि कुछ जिम्नोस्पर्म पौधे में, उनके साथ ये सहजीवी रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। और यही कारण है कि साइनोबैक्टीरिया जब मृदा में होते हैं तो मृदा उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन उसमें आ जाती है। यूरिया डालते हो ना आप खाद के तौर पर, नाइट्रोजन का ही तो स्रोत होता है वो, तो नाइट्रोजन के आ जाने के कारण साइनोबैक्टीरिया की उपस्थिति में मृदा उपजाऊ हो जाती है। ये हमारी साइनोबैक्टीरिया की टोटल बात थी, ठीक है। तो एक आपका प्रोकैरियोट साइनोबैक्टीरिया यहां पे हो जाता है। अब बिल्कुल 2 मिनट का एक प्रोकैरियोट और है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। देखो बहुत ही आसान है ये माइकोप्लाज्मा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे सभी लोग।
माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ बातें मैं पहले ही बता देता हूं आपको। माइकोप्लाज्मा जो है वो ऐसे प्रोकैरियोट है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति नहीं होने की वजह से हम इसको कहते हैं वॉललेस प्रोकैरियोट। पूर्णतः कोशिका भित्ति एब्सेंट है। पहली और इंपॉर्टेंट बात, कोशिका भित्ति इनमें नहीं पाई जाती। जब कोशिका भित्ति नहीं होगी तो क्या होगा बेटा, बाहर की झिल्ली जो है वो अपना आकार बदलेगी, और आकार बार बार बदला जाता है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, बहुरूपी जीव कहलाते हैं। जीवों की आकृति इनमें निश्चित नहीं होती, और ऐसे बहुरूपी जीवों के लिए अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल होता है प्लियोमॉर्फिक। क्या इस्तेमाल होता है, प्लियोमॉर्फिक। ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा के लिए आप सब याद रखोगे क्या है, सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं, और इनको श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता भी नहीं रहती। हो तो भी चलेगा, लेकिन नहीं हो तो भी ये जीवित रह सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है माइकोप्लाज्मा के लिए। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है और बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। लेकिन बच्चों, ये जो माइकोप्लाज्मा शब्द है ये तो बाद में आया। पहले इन्हें एक नाम दिया जाता था, एक रोग के कारण ये नाम था इनका, और वो नाम था PPLO। प्लूरो न्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया एक रोग है। इसको फैलाने वाले जीव को प्लूरो न्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इनका पुराना नाम क्या है माइकोप्लाज्मा का, PPLO। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं, ये ऑक्सीजन के बिना रह सकती हैं, कोशिका भित्ति नहीं होती। बहुरूपी जीव क्यों है, क्योंकि जब भित्ति नहीं होती तो झिल्ली अपना आकार बदलती रहती है। झिल्ली जो है आकार परिवर्तन करती रहती है, अलग अलग आकार इनके बनते रहते हैं, कुछ भी आकार बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए बहुरूपी जीव कहलाते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब इनके अंदर जो डीएनए है, देखो बेटा क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट इस्तेमाल कर दिया। सभी प्रोकैरियोट के अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, वो इस तरीके का होता है कि उसका कोई सिरा मुक्त नहीं होता। सभी प्रोकैरियोट का डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है। लेकिन इनका डीएनए जो है वो ऐसा होता है जिसमें दोनों सिरे अलग अलग दिखाई देते हैं, तो ये रेखित कहलाता है। माइकोप्लाज्मा का डीएनए रेखित होता है, और उसके अलावा अन्य सभी प्रोकैरियोट का डीएनए कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। बाकी सबका, शेष सबका वृत्ताकार होता है, माइकोप्लाज्मा का रेखित होता है। और इंपॉर्टेंट बात, बहुत से माइकोप्लाज्मा पादप में और जंतुओं में रोग फैलाते हैं। पादप में और जंतुओं में जो ये रोग फैलाते हैं, उनमें से पौधों में एक महत्वपूर्ण रोग का नाम है विचेस ब्रूम। झाड़ू जैसे हो जाते हैं बेटा पौधे, इसमें विचेस ब्रूम कहते हैं। और जंतुओं में एक रोग होता है प्लूरो न्यूमोनिया। इस तरीके से आपके माइकोप्लाज्मा रोगकारी है। तो माइकोप्लाज्मा रोगकारी है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती। माइकोप्लाज्मा को पहले PPLO कहते थे, और माइकोप्लाज्मा बहुरूपी होते। इसके साथ ही आपका माइकोप्लाज्मा कंप्लीट हो जाता है। और बेटा ये अपना साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा का वीडियो भी कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को देखोगे तो कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं करोगे। धन्यवाद। इसके बाद के अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा।